क्रिया। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के विषय में। क्रिया, अगर क्रिया ना हो तो हम कोई भी कार्य न करें। मनुष्य या कोई भी बिल्कुल सुस्त रहे, शांत रहे। यानी कि हम कुछ न कुछ प्रतिदिन में कुछ न कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। तो आज के इस पाठ में हम क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्रिया का अवधारणा मानचित्र यानी कि माइंड मैप के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था कि आपको प्रत्येक पाठ का माइंड मैप यानी अवधारणा मानचित्र बनाना है। अब माइंड मैप में देखिए, मैंने इसमें बना रखा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्रिया, पाठ का नाम दे रखा नीचे क्रिया। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे क्रिया में? क्रिया की परिभाषा यानी कि क्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिया परिभाषा के अनुसार कुछ काम जो होते हैं हमारे, जो हमें किए जाते हैं, यानी कि कुछ कार्य जिनको हम करते हैं, और कुछ क्रियाएं जो अपने आप होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्रिया में कर्ता या कर्म, इनका क्या योगदान होता है, क्या महत्व होता है। क्रिया के भेद पढ़ेंगे, जो कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं हैं, और मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के विषय में हम इस पाठ के दौरान या अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ क्रिया की परिभाषा, यानी क्रिया किसे कहते हैं। परिभाषा को ध्यान से सुनेंगे और सभी देखेंगे भी, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है। इसमें रेखांकित शब्द देखिए, बना रही है। बना रही शब्द क्या है? इसमें क्रिया। क्या है? क्रिया। दूसरा उदाहरण है, आज सुबह से बारिश हो रही है। आज सुबह से बारिश हो रही है, यानी कि बारिश हो रही है। हो रही है शब्द जो मैंने इसमें रेखांकित कर रखा है, वो है क्रिया। इस प्रकार हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कि काम का होना या करना, अपने आप होना या करना। अपने आप होना जैसे कि कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे प्राकृतिक क्रियाएं हो जाती हैं, जैसे बारिश हो रही है। इसमें जो मैंने वाक्य बता रखा है उसको देखिए, बारिश हो रही है। बारिश को मैंने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया, बारिश हो रही है। तो क्या बताया इसमें? जिससे होना या करने का। तो ये करने का बोध नहीं, ये होने का बोध है। परिभाषा को ध्यान से समझिए। इसमें बारिश हो रही है, और ऊपर जो हमने वाक्य लिखा था उसमें लिखा है माँ खाना बना रही है। तो इसमें क्या होता? कार्य किया जा रहा है, यानी खाना बनाने का कार्य माँ के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये परिभाषा स्पष्ट हो गई होगी
जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था कि करने का बोध हो, यानी कि काम के करने का बोध होता है। अब जो किए जाने वाले काम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक बार उनको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे आना, जाना, सोना, लिखना, उठना, भागना, झूलना, बोलना, सुनना, उछलना, रुकना, लेना, देना, पढ़ना, चढ़ना, काटना, खेलना, जोड़ना, घूमना, पहनना, उतारना। ये जो अभी मैंने आपको शब्द बोले हैं ये वो क्रियाएं हैं जो हमारे द्वारा की जाती है, यानी किए जाने वाले काम। परिभाषा फिर से दोहरा रही हूँ कि क्रिया क्या होती है, वो शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का बोध हो। तो ये किए जाने वाले कार्य जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये है कि जो हमारे द्वारा किए जाते हैं वो कार्य हैं और इनको क्रिया कहते हैं। अगला देखिए, अपने आप होने वाले काम। अब जैसे एक परिभाषा में था कि होने का बोध होता है, किसी काम के करने का या होने का बोध होता है। अब होने का बोध से क्या समझे आप? आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि काम को करने का तो समझ में आ गया, लेकिन होने का क्या होता है? अब देखिए, इसमें मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ। जैसे कुछ काम होते हैं अपने आप होने वाले, जैसे फूल खिलना, फूल खिलना, बिजली चमकना, बर्फ गिरना, नदी बहना, शाम होना, आंधी चलना, अंधेरा होना। फिर से दोहराऊंगी, फूल खिलना, बिजली चमकना, बर्फ गिरना, नदी बहना, शाम होना, आंधी चलना और अंधेरा होना। ये कुछ ऐसे क्रियाएं हैं जो स्वयं होती हैं, अपने आप होती हैं। ये इनको आप प्राकृतिक क्रियाएं भी कह सकते हैं जो प्रकृति के द्वारा होती है। एक तो कार्य होते हैं जो मनुष्य के द्वारा होते हैं और ये के जो है प्रकृति की क्रियाएं हैं। है ये भी क्रिया, जिन कार्यों को हम करते हैं वो भी क्रिया है और जो प्रकृति के द्वारा होती हैं वो भी क्या है, क्रियाएं ही हैं। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि जो किए जाने वाले काम और अपने आप होने वाले काम। अब आगे देखिए, किसी भी क्रिया में क्या होता है, कर्ता का मुख्य रोल होता है, मुख्य किरदार होता है कर्ता का। जैसे कि कर्ता, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कर्ता किसे कहते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। साधारण सी भाषा में समझ लेते हैं कि किसी भी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे देखिए, उदाहरण दे रखा है इसमें, अखिलेश चित्र बना रहा है। अखिलेश चित्र बना रहा है। चित्र बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? अखिलेश के द्वारा। अब मैंने इस वाक्य में देखिए अखिलेश शब्द को रेखांकित कर रखा है, यानी
अखिलेश जो है करता है। चित्र नहीं बनता अगर उसे अखिलेश नहीं बनाता। तो यानी कि इस वाक्य में जो करता है वो अखिलेश है। समझ में आ गया सबको? कर्ता की परिभाषा फिर से समझ लीजिए। काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे अखिलेश चित्र बना रहा है। इस वाक्य में जो कर्ता है वह है अखिलेश। अब आपको कर्ता समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कर्म। कर्ता का और कर्म का जो होता है वह क्रिया में, जैसे मैंने बताया, मुख्य किरदार होता है। अब देखिए कर्म। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता जो काम करता है वह कर्म कहलाता है। यानी कर्ता जो काम करता है वह कर्म कहलाता है। जैसे इसी वाक्य को जो हमने कर्ता के रूप में उदाहरण लिया था, उसी वाक्य से हम कर्म को भी समझते हैं। देखिए, जैसे अखिलेश चित्र बना रहा है। अखिलेश चित्र बना रहा है। अब इसमें देखिए, अखिलेश क्या है? कर्ता है, और चित्र क्या है? कर्म है। यानी कि जब हम कर्म को कैसे लिखते हैं? जैसे कि अखिलेश ने क्या बनाया, क्या करने पर, क्या प्रश्न करने पर जब हमें उत्तर मिलता है, जो हमें उत्तर मिलता है वो कर्म होता है। अखिलेश ने क्या बनाया? आप प्रश्न कीजिए अपने आप, देखिए अखिलेश ने क्या बनाया या अखिलेश क्या बना रहा है। आपको उत्तर मिलेगा अखिलेश चित्र बना रहा है। अखिलेश चित्र बना रहा है। तो चित्र क्या है? कर्म है। चित्र क्या है? कर्म। अब समझ में आ गया आपको? जैसे कर्ता जो काम करता है वह कर्म कहलाता है। और कर्म को जानने के लिए हमें कैसे पहचानेंगे कि कर्ता जो जैसे कि क्या करने पर जो उत्तर मिलता है, क्या प्रश्न करने पर जैसे उत्तर मिलता है। जैसे एक वाक्य बताती हूँ, रसोइया खाना बना रहा है। रसोइया खाना बना रहा है। अब मैंने प्रश्न पूछा, रसोइया क्या बना रहा है? तो उत्तर आया खाना। तो रसोइया जो है वो करता है और क्या जो खाना जो है वो कर्म है। यानी कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पे पड़ता है वह कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कर्ता और कर्म। इसके बाद हम देखते हैं, आते हैं क्रिया के भेद। यानी क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं क्रिया के? दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक जैसे कि उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स माने सहित, कर्मक माने कर्म, कर्म के सहित। यानी जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विनय फल खा रहा है। ध्यान से सुनेंगे, विनय फल खा रहा है। अब इसमें देखिए
विनय क्या कर रहा है? फल खा रहा है। विनय क्या कर रहा है? फल खा रहा है। यानी कि विनय के द्वारा किए गए कार्य का फल किस पे पड़ रहा है? परिणाम फल पे पड़ रहा है। यानी कि विनय फल खा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सकर्मक क्रिया है। क्या करने पर उत्तर मिला हमें कि विनय क्या खा रहा है? फल खा रहा है। नीलम झूला झूल रही है। नीलम झूला झूल रही है। अब नीलम क्या झूल रही है? झूला झूल रही है। क्या करने पर उत्तर मिल गया ना? नीलम झूला झूल रही है। नीलम क्या झूल रही है? झूला झूल रही है। अन्य उदाहरण देखिए सकर्मक क्रिया के। राजीव फुटबॉल खेल रहा है। राजीव फुटबॉल खेल रहा है। राजीव क्या खेल रहा है? फुटबॉल। क्या करने पर उत्तर आया? फुटबॉल। यानी कि फुटबॉल पे उसका फल पड़ा है। तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। एक और वाक्य देखिए। नमिता पुस्तक पढ़ रही है। नमिता पुस्तक पढ़ रही है। अब नमिता क्या पढ़ रही है? पुस्तक। नमिता क्या पढ़ रही है? पुस्तक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नमिता पुस्तक पढ़ रही है। नमिता पुस्तक पढ़ रही है। तो इसमें ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रियाएं, अन्य सकर्मक क्रियाएं देखिए कौन कौन सी हैं। जैसे लेना, देना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चढ़ना, काटना। ये क्या है? कितनी ये है हमारी सकर्मक क्रियाएं। ये क्या है हमारी सकर्मक क्रियाएं? कौन कौन सी बताई थी? लेना, देना, खाना, पढ़ना, लिखना, चढ़ना, काटना। तो अभी हमने पढ़े थे सकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे बोल रही हूँ। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए। जैसे सोना, उठना, उड़ना, आना, जाना, रोना, हंसना, बोलना, चलना, ये कुछ अकर्मक क्रिया के शब्द हैं। इसका उदाहरण देखिए। जैसे प्रिया हंस रही है। अकर्मक क्रिया यानी प्रिया हंस रही है। रोहन हंस रहा है। ऐसे भी हो सकता है, रोहन हंस रहा है। अब देखिए इसमें प्रिया हंस रही है। इसमें देखिए मैंने आपको बताया था सकर्मक क्रिया में हम क्या करने पर उत्तर मिलता है। तो इसमें देखिए क्या हंस रहा है, कुछ उत्तर नहीं मिल रहा। हाँ, कौन करने पर हमें उत्तर मिल सकता है? प्रिया हंस रही है या रोहन हंस रहा है। लेकिन जब मैंने क्या प्रश्न किया, क्या हंस रहा है, तो उसका मुझे कोई सार्थक उत्तर नहीं मिला। इसलिए यह जो है क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया है। यानी कि अकर्मक क्रिया की परिभाषा फिर से दोहराएंगे कि जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अकर्मक क्रिया
कहते हैं। उदाहरण बताते हैं, जैसे प्रिया हंस रही है, रोहन हंस रहा है, सीमा सो रही है। ये क्या है? आकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब देखिए, आकर्मक क्रिया हमने समझ ली। अब देखते हैं आगे। लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का रूप भी बदलता है। अब ये तो थे हमने क्रिया का जो रूप होता है वह ऐसा नहीं है कि किसी भी लिंग में, लिंग यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान नहीं होता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार क्रिया का भी रूप बदल जाता है। देखिए, स्पष्ट करते हैं इस बात को कि अगर हमारी संज्ञा जो है या कर्ता, जो हमारा कर्ता है, अगर वह स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग में ही आएगी। और अगर हमारा कर्ता जो है वह पुल्लिंग में है तो हमारा क्रिया भी पुल्लिंग में ही आएगी। क्रिया का रूप लिंग के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसी से हमारे व्याकरण की शुद्धि का पता लगता है कि जो क्रिया है वो हमारी लिंग के अनुसार ही होनी चाहिए। देखिए, मुकेश खाना खाता है। ध्यान से देखेंगे इस वाक्य को। मुकेश खाना खाता है। अब देखिए, इसमें आप बोलेंगे कि इसमें कैसे पता लग रहा है कि किस तरह से जो हमारी क्रिया है वो किस लिंग में है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन खाना खाता है, यानी क्या उत्तर मिला? मुकेश। कर्ता क्या है हमारा? मुकेश। खाने का काम कौन कर रहा है? मुकेश। मुकेश कौन से लिंग में है? मुकेश है हमारा पुल्लिंग में। लड़के का नाम है किसी का, तो हमारी क्रिया जो है उसी के अनुसार आएगी, खाता है। क्रिया हमारी उसी के अनुसार आई, खाता है। मुकेश पुल्लिंग के अनुसार। समझ में आ गया सबको? मुकेश जो हमारा पुल्लिंग शब्द है और हमारी क्रिया भी उसी के अनुसार हमने खाता है क्रिया को लिखा, यानी कि क्रिया का रूप भी हमारा जो है लिंग के अनुसार ही हो गया। दूसरा हमारा, अब हम स्त्रीलिंग का उदाहरण देखते हैं। गीता खाना खाती है। इसे बोल रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। गीता खाना खाती है। अब इसमें जो करता है, खाना कौन खा रहा है? खाना खाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? गीता के द्वारा। इस शब्द में, इस वाक्य में देखिए, गीता जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, किसी लड़की का नाम है, तो इसलिए यह स्त्रीलिंग करता है। तो हमारी जो क्रिया है वो भी, उसका भी रूप परिवर्तित हो गया है और वो भी खाती है, स्त्रीलिंग के अनुसार ही हो गई है। पहले वाक्य में देखिए कि खाता है, जो हमारा कर्ता था वो पुल्लिंग था, इसलिए हमारी क्रिया भी जो है वो पुल्लिंग में ही हो गई। और जो हमारा दूसरे वाक्य में देखिए, गीता खाना खाती है, जो हमारे कर्ता है वो जो है स्त्रीलिंग में है, तो इसलिए हमारी जो क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग में ही आ गई है। तो इस प्रकार आपने समझ लिया कि जो हमारी लिंग के अनुसार ही क्रिया भी अपना रूप बदलती है। व्याकरण में शुद्ध होने के व्याकरण में हम भाषा को शुद्ध लिखना पढ़ना सीखते हैं, तो उसी के अनुसार हम यह समझेंगे कि जो हमारी क्रिया है उसमें लिंग और वचन के अनुसार उसका रूप भी बदल जाता है। तो अभी हमने किसके अनुसार समझा? लिंग के अनुसार। किसके अनुसार समझा? लिंग के अनुसार हमने देखा कि क्रिया का रूप परिवर्तित हो गया था। अब हम समझेंगे
वचन के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन। किस प्रकार से होता है क्रिया का रूप परिवर्तन? वचन के अनुसार। अब हम इसमें देखते हैं। देखिए वचन में देखिए, लड़का लूडो खेलता है। लड़का लूडो खेलता है। लड़का, इसमें कर्ता क्या है हमारा? लड़का। लड़का तो है किसमें? पुल्लिंग में है, लेकिन अब हम इसमें किसके अनुसार समझ रहे हैं? वचन के अनुसार। किसके अनुसार समझ रहे हैं? वचन के अनुसार। तो लड़का हमारा कौन से वचन में है? एक वचन में है, बहुवचन में? एक वचन में। लूडो खेलता है, इसी प्रकार से इसमें लड़का एक वचन में है, तो इसका जो है क्रिया जो है वो खेलता है, वह भी क्या होगी? एक वचन में ही हो गई। कितने में होगी? एक वचन में। दूसरा है लड़के लूडो खेलते हैं। अब इस वाक्य में देखिए, लड़के जो करता है वह है हमारा बहुवचन में। इसमें है बहुवचन में, तो उसी के अनुसार क्रिया जो है खेलते हैं, उसका रूप परिवर्तित हो गया खेलते हैं, यानी कि वह भी क्रिया भी किस में हो गई? बहुवचन में हो गई। किसमें हो गई? बहुवचन में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारे क्रिया है उसका लिंग और वचन के अनुसार भी उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। लिंग और वचन के अनुसार उसका भी रूप परिवर्तित हो जाता है। अगर क्रिया जो है, अगर कर्ता जो है हमारा उसमें है, पुल्लिंग में है, तो हमारा क्रिया भी जो हमारी पुल्लिंग में हो जाएगी। अगर हमारा कर्ता स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग में हो जाएगी। अगर हमारा कर्ता एक वचन में है तो हमारी क्रिया का रूप भी एक वचन के अनुसार ही परिवर्तित हो जाएगा। और अगर हमारा कर्ता जो है वह बहुवचन में है तो उसका रूप परिवर्तन, क्रिया का भी रूप परिवर्तन किसके अनुसार हो जाता है? बहुवचन में ही उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारी क्रिया का जो है, क्रिया जो है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है लिंग और वचन के अनुसार। हमने पढ़ा, जैसे क्रिया के भेद पढ़े थे। क्रिया हमारी कौन सी होती है? कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कर्म सहित होती है क्रिया। जो कर्ता कार्य करता है उसका फल कर्म पे पड़ता है। और अकर्मक क्रिया में कोई भी कर्म नहीं होता है। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल किसी और चीज़ पर नहीं पड़ता है, स्वयं कर्ता पे पड़ता है। तो क्या होता है हमारा? अकर्मक क्रिया।